हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लीगलीज। माय नेम इज आरती और इस वीडियो से हम एक न्यू लॉ स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक माइनर लॉ है जिसका नाम है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला था कि हम मेजर लॉज के साथ साथ माइनर लॉज से भी डील करते चलेंगे, क्योंकि माइनर लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, भले ही वो आपके जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हो। जो एसआरए है वो तो मोस्टली सभी स्टेट जुडिशरी का सिलेबस है और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में भी सभी में मोस्टली एसआरए आता ही आता है। तो एसआरए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। और इसके रिगार्डिंग एक मिथ है कि बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं पढ़ा है तो उन्हें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट समझ में नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, एसआरए आपको समझ आ जाएगा अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी तक नहीं पढ़ा है। हम इसे एसआरए को अभी इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन लेंगे और साथ ही साथ फर्स्ट टू फोर्थ सेक्शन तक का जो प्रिलिमिनरी पार्ट है वो आज हम कवर कर लेंगे। और जैसे ही हमारा एसआरए कंप्लीट होगा और लास्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं आपको ट्रिक्स के थ्रू सेक्शंस याद करवाऊंगी कि कौन से सेक्शन में क्या लिखा है। ये आपको ट्रिक से याद हो जाएगा अच्छे से। पहले हम ये देखते हैं स्पेसिफिक रिलीफ का क्या मतलब होता है। स्पेसिफिक का मतलब है अ पर्टिकुलर थिंग, मतलब कि उस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है उस पर्टिकुलर थिंग का। अब जैसे कि हम टार्जन द वंडर कार का एग्जांपल लेते हैं, इसमें क्या होता है, जो हीरो होता है वो कबाड़ खाने में अपने फादर की कार खड़ी हुई देखता है और वो वहां पे जाके बोलता है कि मुझे ये कार चाहिए। तो वो उन्हें अमाउंट बता देते हैं कि इतने की है, आप पैसे ले आओ और ले जाओ। तो वो जब तक पैसे इकट्ठे करके लेके आता है तो वो देखता है कि किसी और ने उस कार को खरीद लिया है। तो अब वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप ये गाड़ी मुझे दे दीजिए, ये मेरे फादर की कार है, और वो सब चीजें उनको बताता है और वो उन्हें पैसे देके वो गाड़ी ले लेता है। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर वो उन्हें बोलते कि आप कुछ और ले लीजिए, क्या उसके लिए उस कार का कोई सब्स्टिट्यूट हो सकता था? तो नहीं हो सकता था, क्योंकि वो कार जो उसके लिए वैल्यू रखती थी वो कोई दूसरी कार वो वैल्यू नहीं रख सकती थी। तो वो स्पेसिफिक चीज थी उसके लिए, अ पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है और रिलीफ का क्या मतलब है। आपने रेमेडी बहुत बार वर्ड सुना होगा। तो रेमेडी होता है कि आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर दिया तो आपके पास अवेलेबल ऑप्शन है कि आप या तो जाके डैमेजेस ले सकते हो, कॉम्पनसेशन ले सकते हो, या फिर आप उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस है और उसमें से आप चूज क्या करते हो, आप कोर्ट से क्या मांगते हो, आप कोर्ट से डैमेजेस मांगते हो या फिर आप कोर्ट से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांगते हो। तो जो आप कोर्ट से मांग रहे हो वो रिलीफ होता है। तो रेमेडी वो है जो आपके पास अवेलेबल है और रिलीफ वो है जो आप उसमें से चूज करके कोर्ट से मांग रहे हो, वो होता है रिलीफ। तो स्पेसिफिक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा और रिलीफ का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं। ये यहाँ पे वही एग्जांपल आ गया जो मैंने आपको रेमेडी और रिलीफ समझाते हुए बताया कि अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मान लीजिए, तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि या तो आप डैमेजेस ले सकते हो, या फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवा सकते हो। ये आपके पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो ये क्या हुए, ये दोनों आपके पास रेमेडीज अवेलेबल हैं। अब इसमें से आप चूज क्या कर रहे हो। अगर मान लीजिए आपने डैमेजेस चूज किए तो आप किस एक्ट में जाओगे, आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जाके डैमेजेस मांगोगे कोर्ट से। अगर आपको चाहिए कि मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे तो उस चीज से, उस पर्टिकुलर चीज से ही मतलब है, मुझे वही चाहिए, तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करवाइए। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में। आपको स्पेसिफिक रिलीफ ही चाहिए, आपको डैमेजेस से कोई मतलब नहीं है। भले वो मुझे कितने भी पैसे दे दे, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मुझे वही स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही करवाना है। नेक्स्ट है एसआरए का ओवरव्यू। फर्स्टली हम देखेंगे एक्ट नंबर क्या है एसआरए का। एक्ट नंबर है 47 ऑफ 1963। अगर आपको ध्यान हो तो हम जो अभी माइनर लॉ के साथ साथ मेजर लॉ जिससे डील कर रहे हैं वो है बीएसए, और बीएसए का एक्ट नंबर भी 47 ही है, लेकिन उसमें ईयर जो है वो है 2023। ये आपको याद रखना है कि बीएसए और एसआरए का जो एक्ट नंबर है वो 47 ही है। और अगर ईयर की बात करें तो एसआरए का ईयर 1963 है और बीएसए का ईयर 2023 है। और इनैक्टमेंट है एसआरए की 13 दिसंबर 1963 और एनफोर्समेंट डेट है 1 मार्च 1964। और टोटल इसमें कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 8 चैप्टर्स हैं
और 44 सेक्शंस है। 44 सेक्शंस, अब 42 ही समझिए, क्योंकि 43 एंड 44 जो है वो रिपील कर दिए गए हैं। और शेड्यूल की अगर बात करें तो टोटल एक ही शेड्यूल है। शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, इसमें से क्वेश्चंस आए भी है जुडिशरी के एग्जाम में, तो शेड्यूल भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट अब देखते हैं नेचर ऑफ एसआरए। सो एसआरए जो है वो एक सिविल लॉ है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि कोई लॉ सिविल है या क्रिमिनल है? तो जहां पे किसी इंडिविजुअल के राइट्स और लाइबिलिटीज की बात हो रही है तो वो है सिविल लॉ। और जहां पे जैसे मान लीजिए कोई ऑफेंस होता है तो वो किसी इंडिविजुअल के अगेंस्ट नहीं माना जाता है, उसे पूरी सोसाइटी के अगेंस्ट माना जाता है। तभी जो प्रोसिक्यूशन पार्टी होती है वो होती है स्टेट। तो वो होते हैं क्रिमिनल लॉज, जहाँ पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे पूरी सोसाइटी इन्वॉल्व हो जाती है, वो होता है क्रिमिनल लॉज। और जो एसआरए है वो जहाँ पे इंडिविजुअल के राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं वहां पे उन्हें रेमेडीज प्रोवाइड करवाता है। तो एसआरए क्या हुआ? एसआरए एक सिविल लॉ हुआ। अब सेकंड पॉइंट है कि एसआरए प्रोसीजरल लॉ है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि प्रोसीजरल लॉ कौन सा है और सब्सटेंटिव लॉ कौन सा है? तो जहां पे कोर्ट पिक्चर में आ जाती है वहां पे प्रोसीजरल लॉ का काम स्टार्ट हो जाता है। अब इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए और बी में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। अब दोनों ने जो राइट्स बने थे उनके या ड्यूटीज जो थी वो सब चीजें उन्होंने कर दी, परफॉर्म कर दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। अब वहां पे कहानी हो गई खत्म। और यहीं पे अगर मान लीजिए कि किसी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया, अब वहां पे वो क्या होगी, दूसरी पार्टी जाएगी कोर्ट के पास। तो पिक्चर में कोर्ट आ गया यहाँ पे। तो अब जहां पे कोर्ट आ गया वहां पे प्रोसीजरल लॉ का काम स्टार्ट हो जाता है। और एसआरए में क्या होता है? एसआरए में आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मांग रहे हो, किससे? कोर्ट से। तो वो बताया गया है। तो एसआरए क्या हुआ? एक प्रोसीजरल लॉ हुआ। और एसआरए एक नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है, मतलब वो अपने आप में एक सफिशिएंट लॉ नहीं है। और वो एक प्रोस्पेक्टिव लॉ है। प्रोस्पेक्टिव मतलब जब से वो एनफोर्समेंट में आया है उसके बाद के जितने भी केसेस होंगे उन पे वो अप्लाई होगा। उससे पहले जो भी केसेस चल रहे थे वो पुराने लॉ से ही डील किए जाएंगे। तो जो नए लॉज आएंगे उनसे एसआरए डील करेगा। अब इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे एक केस जो है वो फाइल किया गया था। अब वो खत्म हुआ यहाँ पे और इन्फोर्समेंट डेट है यहाँ पे। तो अब इस पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा? तो इस पे पुराना लॉ ही अप्लाई होगा जो ओल्ड लॉ है। क्यों? क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट किया गया था सूट वो एसआरए की इन्फोर्समेंट डेट से पहले इंस्टीट्यूट किया गया था। तो इसका प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जब ये इन्फोर्समेंट में आया, मतलब 1 मार्च 1964 के बाद से जो केसेस इंस्टीट्यूट हुए हैं उन पे ये अप्लाई होगा। तो यही मतलब होता है प्रोस्पेक्टिव का। सो नेक्स्ट अब देखते हैं एसआरए का इंडेक्स। तो वैसे तो हमने ओवरव्यू में देख लिया था कि एसआरए में कितने चैप्टर्स हैं, कितने पार्ट्स हैं, कितने सेक्शंस हैं, बट फिर भी इसे हम एक बार अच्छे से और देख लेते हैं। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो प्रिलिमिनरी पार्ट है जिसमें सेक्शन 1 to 4 आते हैं। इसे हम आज कवर कर लेंगे 4 सेक्शंस को। और फिर आता है पार्ट 2 जो कि स्पेसिफिक रिलीफ की बात करता है फ्रॉम सेक्शन 5 to 35। इसमें टोटल 6 चैप्टर्स हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है वो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में है। सेकंड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में है। थर्ड रेक्टिफिकेशन, फोर्थ रेसेशन और फिफ्थ कैंसिलेशन और सिक्स्थ डिक्लेरेटरी डिक्रीज के बारे में बात करते हैं। फिर उसके बाद आता है पार्ट 3 जिसमें कि प्रिवेंटिव रिलीफ दिए गए हैं फ्रॉम सेक्शन 36 to 42। इसमें दो ही चैप्टर्स हैं, चैप्टर 7 और चैप्टर 8। चैप्टर 7 में हमें दो तरह के इंजंक्शंस बताए गए हैं, टेम्परेरी इंजंक्शन एंड परपेचुअल इंजंक्शन। और चैप्टर 8 में परपेचुअल इंजंक्शन को ही अच्छे से बताया गया है। और टेम्परेरी इंजंक्शन जो है वो हम अच्छे से डिटेल में सीपीसी में पढ़ते हैं। सो इसमें हम परपेचुअल इंजंक्शंस को अच्छे से डील करेंगे। सो अब हम देखते हैं अमेंडमेंट्स ऑफ एसआरए। तो आज तक टोटल 4 अमेंडमेंट्स की गई हैं एसआरए में। फर्स्ट हुई थी 1964 में जिसमें शेड्यूल में कुछ चेंजेस किए गए थे। फिर उसके बाद 1974 में सेक्शन 43 एंड 44 को रिपील किया गया था। फिर उसके बाद अमेंडमेंट हुई 2018 में। इसमें बहुत मेजर चेंजेस लाए गए, बहुत सारी चीजें चेंज की गई थी। सो 2018 का जो अमेंडमेंट है इसे हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सेक्शन नंबर 10 से डील करेंगे। मतलब कि चैप्टर नंबर 2 जब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 का, उससे पहले हम 2018 की अमेंडमेंट से डील करेंगे। फिर उसके बाद आया 2019 का अमेंडमेंट जिसमें जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 ने क्या किया था कि होल ऑफ इंडिया पे इस लॉ को अप्लाई कर दिया था। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी सब की जगह पे ये एक्ट अप्लाई होता था।
लेकिन 2019 के बाद जम्मू एंड कश्मीर पे भी इसे अप्लाई कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ एसआरए। सो एक्ट ऑफ 1963 से पहले एक्ट ऑफ 1877 अप्लाई किया जाता था, जो कि बेस्ड था न्यूयॉर्क सिविल कोड ऑफ 1862 के ड्राफ्ट पे, और बहुत सालों तक इसे यूज किया गया। और फिर उसके बाद जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस के द्वारा ये रिवील हुआ कि इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज है और ये सभी ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो तभी ये सोचा गया कि नए एक्ट को एनफोर्समेंट में लाना चाहिए। तभी लॉ कमीशन ने अपनी 9th रिपोर्ट सबमिट की पार्लियामेंट में, और उसे एसेंट मिला प्रेसिडेंट का 13 दिसंबर को, जो कि है इनेक्टमेंट डेट। और फिर ये इन्फोर्समेंट में आया 1 मार्च ऑफ 1964। इसी तरह से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 को इन्फोर्समेंट में लाया गया। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं ये सारे किन प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। सो फर्स्ट है उबी जस इबी रेमेडियम। ये एक लीगल मैक्सिम है जिसका मतलब है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, कि जहाँ पे भी आपको कोई राइट प्रोवाइड करवाया गया है तो अगर वो इन्फ्रिंज होता है तो उसके लिए रेमेडीज भी दी गई हैं आपको। तो अब हम सेक्शन नंबर 4 जो पढ़ेंगे एसआरए का, उसमें भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे भी किसी इंडिविजुअल के राइट्स को इन्फ्रिंज किया जाता है तो वहां पे एसआरए उन्हें रेमेडी प्रोवाइड करवाता है। तो ये इसीलिए ही एसआरए इस प्रिंसिपल पे बेस्ड हुआ। सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। एसआरए प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे भी बेस्ड है। अब एसआरए में ये बोला गया a mature legal system endeavors to provide not merely a remedy for every right infringed but also an adequate remedy। यहाँ पे एसआरए क्या किस चीज पे ध्यान देते हैं कि आपको सिर्फ रेमेडी ही ना दी जाए बल्कि एक एडिक्वेट रेमेडी दी जाए। जिस चीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता उसके लिए क्या आप डैमेजेस ले सकते हैं? तो नहीं ले सकते। तो अब अगर मान लीजिए एसआरए ना होता, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही होता कि अगर कोई किसी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का तो आपको पैसे वो दे देगा, डैमेजेस दे देगा। तो अगर डैमेजेस आपके लिए एक सफिशिएंट या एडिक्वेट रिलीफ है ही नहीं तो उसका फायदा क्या हुआ? तो एसआरए आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? एक एडिक्वेट रेमेडी प्रोवाइड करवाते हैं। तो इसीलिए ही ये किस पे बेस्ड हुआ? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी पे बेस्ड हुआ। अब नेक्स्ट हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ एसआरए। सो ऑब्जेक्ट में दिया है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड। यहाँ पे वर्ड यूज किए गए हैं डिफाइन एंड अमेंड, मतलब यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं किया गया है। अगर कंसोलिडेट वर्ड यूज किया जाता तो ये एग्जॉस्टिव लॉ हो जाता। यहाँ पे कंसोलिडेट वर्ड यूज नहीं किया गया है तो ये एक नॉन एग्जॉस्टिव लॉ है। नॉन एग्जॉस्टिव का मतलब कि खुद में एक सफिशिएंट लॉ नहीं है। फिर लिखा है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। कुछ टाइप्स के ही स्पेसिफिक रिलीफ से ही ये डील करता है, और वो सर्टेन काइंड्स कौन से हैं जो कि हम पार्ट 2 और पार्ट 3 में 8 चैप्टर्स पढ़ते हैं, वही रिलीफ की ये बात करता है। और नेक्स्ट अब हम देखते हैं पार्ट 1 ऑफ एसआरए। सो पार्ट 1 जो है वो प्रिलिमिनरी पार्ट है जिसमें सेक्शन 1 to 4 आते हैं। सेक्शन 1 जो है वो एज यूजुअल शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट बता रहा है। सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशन से डील कर रहा है। सेक्शन 3 सेविंग्स बता रहा है। और सेक्शन 4 हमें ये बता रहा है कि ये इंडिविजुअल के सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए अप्लाई किया जाता है, ना कि ये पीनल लॉज को एनफोर्स करने के लिए अप्लाई किया जाता है। सो फर्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 1। सो सेक्शन नंबर 1 में शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट दे रखा है। शॉर्ट टाइटल है द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। एक्सटेंड है होल ऑफ इंडिया। पहले जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं करता था, लेकिन 2019 की जो अमेंडमेंट हुई उसके बाद ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करने लग गया। फिर उसके बाद आती है कमेंसमेंट डेट है 1 मार्च 1964। अब हम देखते हैं सेक्शन 2 जो कि डील करता है डेफिनेशन से। सो फर्स्ट डेफिनेशन है ऑब्लिगेशन की। इसमें लिखा है ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऑब्लिगेशन को अगर हम इजी लैंग्वेज में देखें तो इसका मतलब होता है लाइबिलिटी। जो भी मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो किसी के राइट क्रिएट होते हैं और किसी पे लाइबिलिटी इंपोज होती है। तो जो वो लाइबिलिटी मतलब कि जो ड्यूटी इंपोज हो रही है उसे ही हम ऑब्लिगेशन बोलते हैं। और वो जो ड्यूटी है वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होनी चाहिए। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ वॉइड एब इनिशियो, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ नहीं। तो क्या वो कल को जाके उस माइनर को बोल सकते हैं कि तुम अपनी ड्यूटी परफॉर्म करो क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो ये एक ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है क्या उस माइनर पे? तो नहीं, ये उस माइनर पे कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है
क्योंकि उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया था माइनर के साथ वो एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं था, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो था। और सेकंड डेफिनेशन है सेटलमेंट की। सेटलमेंट मींस एन इंस्ट्रूमेंट। अब ये इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? कोई भी रिटन डॉक्यूमेंट जो होता है उसे हम इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट का भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई डीड भी हो सकती है, प्रोमिसरी नोट भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं होते, क्या इंक्लूड नहीं होता है? विल एंड कॉडसिल इन्वॉल्व नहीं होती है। अब विल क्या है? कोई अपने मरने से पहले एक विल बना देता है कि अगर मैं मर जाता हूँ कल को, तो मेरी प्रॉपर्टी जो है वो किसको जाएगी, ये होती है विल। और उस विल में अगर कोई अमेंडमेंट्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं कोडिसिल। अगर विल में कोई चेंजेस लाए जाते हैं तो उसे हम कोडिसिल बोलते हैं। तो इस इंस्ट्रूमेंट में विल और कोडिसिल इंक्लूड नहीं होते हैं। और इंस्ट्रूमेंट के द्वारा क्या किया जाता है? मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो सक्सेसिव इंटरेस्ट है उसे डिस्पोज ऑफ किया जाता है। तो सेटलमेंट को अगर हम इजी वर्ड में देखें कि इसका क्या मतलब है, सेटलमेंट एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा किसी मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी का सक्सेसिव इंटरेस्ट डिस्पोज ऑफ किया जाता है। इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है? इसमें विल और कोडिसिल इंक्लूड नहीं होता है। और अब हम नेक्स्ट देखते हैं थर्ड डेफिनेशन, जो कि है ट्रस्ट की। और इसमें ये लिखा गया है कि जो डेफिनेशन सेक्शन 3 ऑफ इंडियन ट्रस्ट एक्ट में दी गई है वही सेम डेफिनेशन हम इसमें यूज करेंगे। और नेक्स्ट डेफिनेशन है ट्रस्टी की, जिसमें लिखा गया है ट्रस्टी इंक्लूड्स एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। जो पर्सन कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है ट्रस्ट की, तो उसे हम ट्रस्टी बोलते हैं। ये लिखा गया ट्रस्टी डेफिनेशन में। नेक्स्ट डेफिनेशन है कि जो वर्ड्स इसमें डिफाइन नहीं किए गए हैं तो उन वर्ड्स का मीनिंग जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रोवाइड किया गया है तो वो हम अप्लाई कर लेंगे यहाँ पे। ये दिया गया है ई डेफिनेशन में। यहाँ पे हमारे फर्स्ट और सेकंड सेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं थर्ड सेक्शन। सो सेक्शन 3 जो है वो सेविंग्स की बात करता है, मतलब कि जिन चीजों को एसआरए अफेक्ट नहीं करता है वो दिए गए हैं सेक्शन नंबर 3 में। सो सेक्शन 3 बोलता है नथिंग इन दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी राइट टू रिलीफ which he may have under any contract। तो यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट बोलता है कि मैं सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे ध्यान दूंगा, उसके अलावा जो भी तुम्हारे दूसरे राइट टू रिलीफ है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, मैं उसे अफेक्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बारे में जानता हूँ, उसके अलावा जो भी तुम्हारे राइट्स हैं जो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट से मिल रहे रिलीफ के लिए, उसे मैं अफेक्ट नहीं करूंगा। और दूसरी चीज ये बोल रहे हैं nothing in this act shall be deemed to affect the operation of the Indian Registration Act 1908 on documents। तो ये किसको अफेक्ट नहीं करता है? तो ये इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के जो ऑपरेशन है उसे अफेक्ट नहीं करता है। तो फर्स्ट चीज ये कि वो किसी के राइट टू रिलीफ को अफेक्ट नहीं करता है जो किसी को किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मिल रहा है। और दूसरी चीज कि वो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करता है। तो ये दो चीजें आ गई सेविंग्स में। अब हम देखते हैं सेक्शन नंबर 4। तो हमने नेचर जब देखा था उसमें हमने देखा था कि एक तरह का सिविल लॉ है, वही एक तरह से इसमें बताया गया है। इसमें बोल रहे हैं सेक्शन 4 हमें ये बता रहे हैं स्पेसिफिक रिलीफ टू बी ग्रांटेड फॉर, किसके लिए ग्रांट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 4 में ये बताया है कि स्पेसिफिक रिलीफ किसके बारे में, किसको ग्रांट किया जाएगा, ये बताया मेनली। सो इसमें बोला गया ओनली फॉर, ओनली लिखा है यहाँ पे, सिर्फ इसी के लिए ही किया जाएगा। ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग इंडिविजुअल सिविल राइट्स के लिए ही यूज किया जाएगा, उसके अलावा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ओनली वर्ड यूज हुआ है तो ये चीज आप ध्यान रखना। और दूसरी चीज बोली गई है एंड नॉट, यहाँ पे नॉट वर्ड यूज हुआ है, एंड नॉट फॉर द मेयर पर्पज ऑफ एनफोर्सिंग अ पीनल लॉ। जहाँ पे पीनल लॉ आ जाते हैं वहां पे वो क्रिमिनल लॉ बना देते हैं उसको, तो ये तो एक सिविल लॉ है। तो यहाँ पे वही दिया है कि specific relief to be granted for only for the purpose of enforcing individual civil rights। तो ये सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को एनफोर्स करने के लिए यूज किया जाएगा, ना कि किसी पीनल लॉ को एनफोर्स करने के लिए। ये दिया गया सेक्शन नंबर 4 में। तो यहाँ तक हमारा पार्ट 1 जो कि प्रिलिमिनरी पार्ट है, जिसमें हमने 4 सेक्शंस पढ़े फ्रॉम सेक्शन 1 to 4। सेक्शन 1 में हमने शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट पढ़ा था। फिर उसके बाद सेक्शन 2 में हमने डेफिनेशंस देखी। ए में हमने ऑब्लिगेशन की डेफिनेशन देखी थी, बी में सेटलमेंट, सी में ट्रस्ट, डी में ट्रस्टी, ई में अदर वर्ड जो है वो हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ले लेंगे। फिर उसके बाद सेक्शन नंबर 3 जो है वो सेविंग्स की बात करता है कि एसआरए किन चीजों को अफेक्ट नहीं करता है।
तो उसमें फर्स्ट चीज दी है कि वो किसी के भी राइट टू रिलीफ किसी को भी मिला है किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, तो वो उसे अफेक्ट नहीं करता है। ये सिर्फ अपने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे ही ध्यान देते हैं कि वो ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। फिर उसके बाद दूसरी चीज हमने देखी कि इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के ऑपरेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। फिर उसके बाद आया सेक्शन नंबर 4 जो हमें इसके सिविल नेचर के बारे में बताता है। इसमें ये बताया गया कि स्पेसिफिक रिलीफ कब ग्रांट किया जाएगा और किस लिए ग्रांट किया जाएगा। तो स्पेसिफिक रिलीफ सिर्फ इंडिविजुअल सिविल राइट्स को एनफोर्स कराने के लिए ही ग्रांट किया जाएगा, ना कि कोई पीनल लॉज को एनफोर्स कराने के लिए ग्रांट किया जाएगा। तो ये हुआ सेक्शन नंबर 4। तो यहाँ तक हमने 4 सेक्शंस कंप्लीट कर लिया, हमने इंट्रोडक्शन भी ले लिया, हिस्ट्री भी देख ली, अमेंडमेंट्स भी देख ली। और अमेंडमेंट में जो 2018 की अमेंडमेंट है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे उससे पहले। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, और ऐसे ही आगे भी वीडियोस आती रहेंगी। और जो पीडीएफ होगा नोट्स का वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लीगलीज बाय आरती, और मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से जाके कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। एंड फॉर मोर वीडियोस स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल। थैंक यू।